आज की चर्चा। सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठंड ने बिल्कुल ज़ोर पकड़ लिया है और ठंड के मौसम में बहुत सारी बीमारियों के साथ हम अपने शरीर के साथ अब बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से हम जूझते हैं। और इसी के समय हम टीकाकरण पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जहाँ पर टीकाकरण के लिए बहुत ही लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसी पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे, कितने प्रकार के टीके होते हैं और किस बीमारी को कौन सा टीका लगना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर बसावन, डॉक्टर दावशंकर पांगे बसावन, जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम बल देंगे टीकाकरण पर। तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाना है। टीके शरीर को पहले से तैयार कर देता है और ताकि जब कोई वायरस आते हैं शरीर में या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं जी। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जल्दी से पहचान कर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसी बीमारी होने का खतरा और उसी गंभीरता को दोनों कम करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो डॉक्टर जी, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यून और टीकाकरण ये दोनों, क्योंकि इम्यूनाइजेशन में भी हम टीकाकरण पर बल देते हैं, तो इम्यूनिटी और टीकाकरण, इसमें क्या संबंध है? इम्यूनिटी शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। अच्छा। टीकाकरण इस इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर को बीमारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करती है। इसीलिए टीकाकरण को इम्यूनिटी बढ़ाने का और एक सुरक्षित और प्रभावित माध्यम माना जाता है। अच्छा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक सोल्जर है, जब वो जंग पर जाते हैं तो अगर वो खाली हाथ जाता है तो उसका मरने का चांस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि वो खाली हाथ है। सही। और लेकिन अगर हम उसको तलवार देते हैं तो तलवार के साथ जब वो जाता है तो उसका मरने का चांस कम हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारे जो सोल्जर हैं वो हमारे इम्यूनिटी हैं और जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज़ को देते हैं, को पैदा करते हैं जो तलवार की तरह है। मतलब वो उसे तैयार करता है पूरी तरह से, और वो एक तरह से उसको कवच पहनाया कह सकते हैं कि जिस तरह से वो तैयार कर रहा है ताकि हमारा शरीर उन बॉडीज़ के साथ लड़ सके। बिल्कुल। और डॉक्टर जी, आजकल देखा गया है कि ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, अब इरेडिकेट हो चुकी हैं, पर फिर भी उसके लिए टीकाकरण लगाए जाते हैं, यानी टीकाकरण के अभियान किए जाते हैं। तो इसका क्या महत्व है? जो बीमारी हैं हमारे देश में नहीं हो सकता है पर अन्य देशों में हो सकता है। और जब अंतर्राज्य पर जाते हैं वहाँ पर ये बीमारी हो सकती है। तो कोई भी समय ये रोग ये बीमारी वापस आ सकती है। तो हमको ये सावधान रहना है। टीकाकरण करके हम इम्यूनिटी यानी कि देश का इम्यूनिटी करते हैं
मतलब उनको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश में है कि वो अब हमारे कंट्री में फिर से ना आए। इसीलिए वो अभियान चलाए जाते हैं और मतलब आपको वो टीके लगाना बहुत ज़रूरी, बहुत अनिवार्य हो जाता है। और जैसे हम कह सकते हैं कि हर वर्ष टीकाकरण लगाए जाते हैं और जब बच्चों की बात आती है तो जन्म के समय 5 साल के बच्चों में कौन कौन से टीके लगवाने बहुत ही अनिवार्य हैं? जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों में तरह वैक्सीन करते हैं। ओरल वैक्सीन है और वैक्सीन जो सुई ये भी हैं। वो हैं BCG, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, रोटावायरस, न्यूमोकोकल, मेजुला रूबेला और बूस्टर वैक्सीन भी दिए जाते हैं। ये सब एक कैलेंडर से होता है, एक रिपोर्ट से होता है। जब बच्चे का एक कोर्ट होता है, उस कोर्ट में सभी वैक्सीन का कब कब करना है ये सब तैयार करके उसको दिया जाता है, इसके पेरेंट को दिया जाता है। तो फिर पेरेंट ये कार्ड लेकर जाते हैं जो डिस्पेंसरी हैं या सेंटर के पास जाते हैं जी। वहाँ पर अपने बच्चों का टीकाकरण करते हैं और ज़रूरी है कि वो समय तक अच्छा ये, क्योंकि कुछ डोजेस हैं जो हम लगाते हैं और फिर उसका बूस्टर डोज 3 महीने के बाद देना चाहिए या 2 साल के बाद। तो ये सब इस रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होता है। अच्छा। और जाकर कर देते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई बच्चों को बुखार आ जाता है और जब वो टीकाकरण मतलब उनको उस दिन टीका लगाना है, उस दिन वे जाते हैं और उस दिन वो टीका नहीं लगा पाते, तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बुखार के समय टीके नहीं लगवाए जाते, तो अगर वो स्किप हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो कि वो रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ही वो लगाना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो डेट स्किप हो गई तो क्या करना चाहिए? ये घबराने की बात नहीं है। जो माता पिता उसके बच्चों का टीकाकरण अच्छे समय पर नहीं किए तो क्या करना चाहिए, फिर से डिस्पेंसरी हैं, मेडिक्लिनिक हैं, जो भी हेल्थ सेंटर्स आसपास जहाँ पर आप करते हैं अपना टीका, जी जी, वहाँ पर जाइए और उनको बोलिए कि ये उसका ये इसीलिए ये रिपोर्ट कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर को देंगे तो वो देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन नहीं हुआ है, किस वैक्सीन नहीं हुआ है, और रात्रापाज वैक्सीन करते हैं जो नहीं किया वो करेंगे और इसके द्वारा बच्चों का कोई ये वैक्सीन कर सकते हैं। बच्चों को और इम्यूनिटी बढ़ाएगी जैसे बिल्कुल। डॉक्टर जी, अभी थोड़ी देर पहले आप पोलियो की बात करें, तो पोलियो के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा बताएं। पोलियो क्या है और इसे समाप्त करने का कैसे, मतलब इसका इतना महत्वपूर्ण, इतना बल क्यों दिया जा रहा है? पोलियो एक वायरल बीमारी है जो परमानेंट पैरालिसिस का कारण है। टीकाकरण दुनिया भर में हम पोलियो के लिए करते हैं और ये पोलियो रोटरी क्लब जो सब देशों में हैं, ये इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब तक पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं होता तो रोटरी ने एक ओफ लिया, जैसे जो भी हम एक प्रण लिया, मान लो। जो भी, जैसे मैं रोटरी पॉम्प्लेमूस में हूँ और जो भी रोटरी क्लब है मॉरिशस में और अन्य देशों में जी, सब क्या करते हैं, एक फंड होता है, एक फंड होता है जो जहाँ हम पैसे रखते हैं, एक फंड रेजिंग होता है और उसको
पोलियो प्लस में डालते हैं, जब पोलियो प्लस में डालते हैं तो ये फंड ट्रिपल हो जाते हैं, जैसे कि 2 to 1। अगर हम 10 रुपया डालते हैं तो वो 30 रुपया हो जाएगा। वैक्सीन बनाने में ये मदद करेगा। और यहाँ जब हम पोलियो के देखते हैं तो पहले से लगभग 350,000 केसेस थे, अभी 125। ये आप मॉरिशस के आंकड़े की बात बता रहे हैं या विश्व भर की? विश्व भर में। अच्छा, विश्व भर में जब हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ, हाँ, तो विश्व भर में ये पोलियो एक तरह की बीमारी है कि सिर्फ 2 देशों में अभी एंडेमिक है। अच्छा, सारे पूरे विश्व से ये एराडिकेट हो गया। ओके, एराडिकेट हो गया। हाँ। और ये एराडिकेशन के बाद फिर भी पोलियो, देखो मॉरिशस में जब हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं उसका वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन करते हैं। पोलियो एक ओरल वैक्सीन भी है। अच्छा, जो मतलब ड्रॉप्स देते हैं। तो ये सब इम्यूनिटी देता है और पोलियो बचाने के लिए। तो आजकल 99% का मामला से कम हो गया है, मतलब बहुत ही हद तक उसे समाप्त कर दिया गया है, कम हो गया है। ये सब एंड पोलियो नाउ रोटारी के माध्यम से किया गया है, उनके सहयोग से। रोटरी क्लब जो काम कर रहा है स्पेशली पोलियो को ख़त्म करने का, जो उन्होंने प्रण लिया है, और ये विश्व भर में जितने भी रोटरी क्लब्स हैं ये सभी और उन्होंने इस अभियान को जारी रखा है। और जब हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो के मामले में दुनिया में बहुत कम ये हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा इसको सतर्क रहना है इस बात को लेकर। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वो रिटर्न हो डॉक्टर जी? कभी ऐसा हो सकता है कि ये इन्फेक्शन वापस आए? जब तक दुनिया का आखिरी पोलियो मामला समाप्त नहीं होता तब तक चांस है कि ये वापस से फिर आए। तो अगर हम देखते हैं जो 2 देश में हैं, वहाँ पॉवर्टी प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉवर्टी का और जंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए कठिन होता है। अभी ईरान का जंग हो रहा है जी, तो उसका चांस है उसका फैलने के लिए, क्योंकि जो जहाँ कम सैनिटरी हैं, कम प्रिकॉशंस हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पर ये फैल सकता है। और अगर वो फैल सकता है तो फिर वो बढ़ भी सकता है और अन्य दूसरे देशों में भी जा सकता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हम कहते हैं ना कि अगर किसी को लग जाए तो उसे ठीक करना, पूरी तरह से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन सा लगता है। और इसीलिए रोटरी क्लब जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है इसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए। और जैसे डॉक्टर जी ने भी बताया कि अब केवल 1500 1,500,000 मामले पूरे विश्व भर में, जैसे 125, अच्छा, यानी 125 हैं। हाँ, अभी का स्टैटिस्टिक 3,50,000 से घटकर 125 हो गया है। मतलब 1.5-1.25 लाख तक मामले अभी भी है, और इसे जड़ से मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसे अभियान किए जा रहे हैं। पर जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि कुछ देश, यानी लगभग 2 देश ऐसे हैं जहां पर ये पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका है, और इसीलिए ये बिल्कुल एक गंभीर समस्या है। चलिए इसी के साथ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी बता रहे थे, बिल्कुल जो हम पहले के समय में काटजोन या अभी तो
ब्लू और कॉटोगोज मैं समझती हूँ, जो बच्चों के कार्ड होते हैं, जहाँ पर जो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जहाँ पर वैक्सीनेशन के सारे डेट्स को लिखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो गए, अब तो वैक्सीनेशन लगाना नहीं है, पर डॉक्टर जी कई बार ऐसा होता है कि वो कार्ड यहाँ वहाँ अगर गुम जाए, क्या वो कार्ड को रखना और पूरी तरह से संभाल कर रखना बाय द एंड तक वो अनिवार्य है, ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है कार्ड का अच्छी तरह से रखना। क्यों ये कार्ड उसका इम्पोर्टेंस है? क्योंकि ये कार्ड में सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे वैक्सीन का रिकॉर्ड होते हैं जी। और देखो, जब हम भविष्य जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हमको भी ये वैक्सीन जो किया है, ये सब वो पूछते हैं। एक रिकॉर्ड होता है। एक रिकॉर्ड होता है, तो वो पूछते हैं अगर ये वैक्सीन किया। दो तरह के होते हैं, एक बच्चों के लिए और दूसरे जो यात्रा पर जाते हैं, जो विदेश पर जाते हैं। तो हम देखते हैं जो कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्री हैं, उसका डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल रिक्वायरमेंट हैं जो जैसे एक कंट्री येलो फीवर, हेपेटाइटिस बी, दूसरे कंट्री एक दूसरे बीमारी के लिए उसका इम्यूनिटी, क्योंकि वहाँ ये बीमारी है, इसीलिए उसके लिए एक एंटीकोड तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर जी, अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फिलहाल बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन लगा देने के बाद हल्का सा बुखार आता है, हाथ में सूजन आ जाती है। क्या ये नॉर्मल है, और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो माता पिता को क्या करना चाहिए? हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, ये बात संकेत नहीं है। ये मामूली बात है, क्योंकि थोड़ा ये होता है। ये क्योंकि ये एक बात है कि शरीर एक रिएक्शन कर रहे हैं। ये देखे ये वहाँ पर एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, हमको उनको डिटेक्ट करना है। तो ये सब हमारे इम्यूनिटी काम करता है उसको चेक करने के लिए। तो जब चेक करते हैं तो वो बोलते हैं ओके, क्योंकि ये सब हमारे मैकेनिज़्म, हमारे होल बॉडी का मैकेनिज़्म है। जब हमको बुखार आती है, एक साइन है। जैसे अभी के लिए हम चेक करते हैं कैसे हैं, पर अगर हम देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स, ये उसका ट्रिगर था, ओके अभी के लिए ये बीमार है तो कुछ दवाई देना है। तो ये सब होता है। तो पेरेंट्स को घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि है। कई बार जैसे मान लीजिए जो पेरेंट्स पहली बार पेरेंट्स बने हैं या पहले बेबी के साथ, डेफिनेटली हर अभिभावक, हर माता पिता को ये टेंशन हो जाती है कि बच्चे को बुखार बहुत तेज़ हो चुका है। और खासकर वैक्सीनेशन के बाद कई बार ऐसे हो जाता है कि पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है, या ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर कोई वो पैनिक डेवलप ना हो? यदि टीका लगाने के बाद बहुत तेज़ बुखार होते हैं, ओके, तेज़ बुखार यानी कि लाओ 38, हाँ बिल्कुल, 39-40 तक पहुँच जाता है। जी जाते हैं। अगर वो सांस लेने से दिक्कत होता है, अगर गंभीर एलर्जी होता है, तो या ये तीनों मामले में डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाना है। जो भी सबसे करीब है उसको जाकर देखना है, क्योंकि ये रिएक्शन जैसे सांस लेने से दिक्कत होता है, ये सब एक गंभीर अच्छा नहीं है। हमको देखना है कि क्या रिएक्शन हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये जो 3 बातें आपने बताई कि अगर कोई एलर्जी होती है,
कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बुखार हद से ज़्यादा तेज़ है, तो बेशक ऐसे मामले में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण पर। जी हाँ, टीकाकरण का अभियान बहुत ही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, अवगत कराया जाता है। और इसी के साथ टीकाकरण कई सारे ऐसे केंद्रों में भी लगाया जाता है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, साथ ही साथ अभी बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, तो बड़े बुजुर्गों के लिए भी ये प्रावधान किया जाता है कि विंटर सीजन आने से पहले, यानी बस ठंड शुरू होने से पहले टीकाकरण के लिए बहुत ही उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जी से कि डॉक्टर, अभी जैसे वयस्क और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको टीका लगाना क्यों आवश्यक हो जाता है? बस बड़े बुजुर्गों से क्यों बोलते हैं ना, समय के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। कुछ बीमारियों बुजुर्गों में अधिक गंभीर हो सकती हैं, इसीलिए उनके लिए भी कुछ टीका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये एंटी फ्लू वैक्सीन होते हैं, ग्रिप जिसे कहते हैं। क्योंकि बुजुर्गों में कुछ बीमारी अधिक होती हैं, जैसे कि फ्लू होता है। तो इसीलिए एंटी ग्रिप वैक्सीन कैंपेन जो मॉरिशस में हुआ, वो मई और जून के अंतराल में, हाँ, कुमोसमो लिवेया, हाँ, जैसे शुरुआत में विंटर सीजन की शुरुआत में लगाया जाता है। और बाकी वैक्सीन जो हैं वो इमरजेंसी रूप में देते हैं। तो हमको ये फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टेटानस बूस्टर और कोविड-19 बूस्टर दे सकते हैं जी। पर ये डिपेंड करता है क्योंकि लोग एक साल में एक वैक्सीन करते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल। पर ज़्यादा वैक्सीन करने से वो नहीं, they don't like it। तो और कई बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ तो मुझे वैक्सीनेशन क्यों लगाना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर जी? देखो, जब मैं पेशेंट को देखता हूँ जो सिक्योरिटी सोशल केयर के द्वारा, तो हम घर घर पर जाते हैं, टीकाकरण लगाते हैं। तो वहाँ पर जब हम कुछ बुजुर्ग वो खुश हो जाते हैं जब हम आते हैं, फिर वैक्सीन, खुश हो जाते हैं। और कुछ होता भी है कि वो बोलते हैं मैं कभी नहीं वैक्सीन किया हूँ, क्यों करूँ? अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा और मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव, उनके सोचने का है कि अगर मैं टीकाकरण करूँ तो मेरा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, मैं कुछ नहीं, ये एक जानलेवा, ये बीमारी लाएगा। ये एक सोच है, गलत सोच है। पर इसमें हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये वैक्सीन क्या है और क्यों लगाना चाहिए। ये सब जैसे एंटी फ्लू वैक्सीन जो हम देते हैं वो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन जैसे हम पहले एक्सप्लेन किया, हम ये बीमारी वायरस को लेते हैं, उसके अंदर को न्यूट्रलाइज करके एक डोज में इंजेक्शन बनाते हैं। ये इंजेक्शन हम शरीर में डालते हैं, तो शरीर में ये वायरस एटेन्यूएटेड है, तो इनएक्टिवेटेड है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मल्टीप्लेट नहीं कर सकता है। तो जब ये वैक्सीन शरीर में डालते हैं, हमारे सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे हमारे सोल्जर, हाँ जी, वो जाता है और
पहचान लेता है डिटेक्ट कर लेता है कि ये फॉरेन बॉडी हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमको उसको मारना है, तो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे शौर्य का तलवार। बिल्कुल। तो इसके साथ जब हम देखते हैं तो ये इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो बनाते हैं, बॉडी में एक मेमोरी होता है, मेमोरी इस सेल हाँ। होता है, जो जब ये बीमारी का असली बीमारी को हमें हो जाता है, तो क्या होता है, बॉडी ये वही बीमारी है ना जो आया था तो ये तब उसे उसको तैयार करता है, मतलब शरीर को और मजबूत बना देता है। और मजबूत बना देता है। तो इससे जब हम बुजुर्गों के साथ ये एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है जो हम दे रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा उन्हें समझ में आता है। हाँ। उन्हें समझ में आता है और उसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कर लेते तो डॉक्टर जी, ये जो फ्लू का इंजेक्शन है या औंची ग्रिप का जो इंजेक्शन है, वो किस उम्र वालों को ज़्यादातर दिया जाता है? मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि किस उम्र वालों को ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? अगर हम देखते हैं तो मॉरिशस का मामला, हर साल हम इन्फ्लुएंजा का कैंपेन करते हैं, और कैंपेन से 16 अबव यानी जो 50-60 साल से ऊपर के जो हैं उनके लिए ज़रूरी है। उनके लिए पर जो लोग ज़रूरी है। 50 के और 60 के बीच में है, क्या उन्हें भी लगाया जाता है ये? हाँ, जैसे कि प्रेग्नेंट होते हैं, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए उसको प्रोटेक्शन, मदर और बच्चे के लिए दोनों, माँ और बच्चों के लिए दोनों उसका सुरक्षा होना है। और जो भी डिसेबल भी हैं, जो घूम फिर नहीं सकते हैं, तो वो भी उसका इम्यूनिटी कम होता है, तो उसको भी टीकाकरण एंटी फ्लू वैक्सीन का ज़रूरी है। और ये जो डोजेज है, मतलब एक बार जब आपने औंची ग्रिप का इंजेक्शन लगाया, तो ये कितने समय के बाद उन्हें दोबारा से लगाना चाहिए? हम 1 साल में एक बार करते हैं। अच्छा, मतलब उसका कवर हो जाता है 1 साल के लिए पूरा? क्योंकि अगर हम देखते हैं डिजीज़ को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, ये वायरस क्या होता है, जब विंटर आता है, विंटर का सीज़न जुकाम का सीज़न ना, बिल्कुल। तो इसीलिए विंटर के पहले मई और जून में हम टीकाकरण करते हैं। जब टीकाकरण करते हैं हम बचते हैं बीमारी से, पर हो भी सकता है, पर उसका रिजल्ट कम है, उसका जो शरीर फाइट करता है, बीमारी को गंभीर नहीं बनाता है। तो फ्लू वैक्सीन के लिए जब हम 1 साल करते हैं, तो नेक्स्ट साल मई और जून में ही होता है। अच्छा। क्योंकि ये वायरस क्या होता है, वो डिफरेंट तरह के स्ट्रेन में इवॉल्व करते हैं। जैसे कि आज इस साल के वैक्सीन हैं, नेक्स्ट साल के डिफरेंट होगा। मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, तो उसमें वो इवॉल्व करता है, तो सेम वैक्सीन नहीं है। अच्छा, मतलब फिर हर बार अगला मतलब लैबोरेटरी में काम करते हैं, जैसे ये वैक्सीन बनाते हैं जी। वो इवोल्यूशन, वायरस का इवोल्यूशन प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे इवॉल्व करते हैं, उसके अनुसार ही उसके अनुसार वैक्सीनेशन तैयार किया जाता है। और जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, गर्भवती महिलाओं में भी टीका लगाया जाता है। वैसे देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को हर 5वें और 8वें या 7वें महीने में उन्हें टेटनस का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये किसके लिए होता है? इसे लगाना क्यों ज़रूरी होता है? ये माँ को बचाने के लिए और बच्चे को भी सुरक्षित रखने के लिए है। टेटानस, डिफ्थेरिया भी है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी है। अच्छा। ये तीनों हम गर्भवती महिलाओं के लिए करते हैं। जब हम देखते हैं टेटानस,
जब हमको चोट लगता है तो टिटेनस वैक्सीन होता है जो भी डिस्पेंसरी है, और टिटेनस वैक्सीन 2 साल के लिए शरीर में अच्छा है, 2 साल का इम्यूनिटी देता है। अच्छा, मतलब उसका डोज उतने दिनों तक आपके शरीर में एंटीकोर बना के रखता है। और 2 साल के बाद जब चोट होता है तब उसको फिर से करना है। तो गर्भवती महिलाओं के ये टिटेनस का ये डोज जो देता है वो उसको बचाने के लिए और बच्चों को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना के रखता है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप यात्रा के बारे में बता रहे थे, तो इस पर आप थोड़ा सा और हमें दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन की, मतलब यात्रा पर जाने से पहले कई सारे लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मुझे ये लगाना ज़रूरी नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर किसी ने इंजेक्शन ना लगाया या वैक्सीनेशन नहीं किया तो क्या सारी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती, क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है? ये निर्भर होता है कि किस देश में आप जा रहे हैं। कुछ देशों में येलो फीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या टाइफॉइड का टीकाकरण की आवश्यकता है। अच्छा। तो ये ओब्लिगाटोरी है कुछ देशों में, क्योंकि वहाँ पर ये बीमारी है। ओके। तो जब हम वीज़ा लगाते हैं, ये सब करते हैं, वो बोलते हैं हमको कि ये वैक्सीन करना है। यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। मॉरिशस में ये प्रोसीजर वैक्सीनेशन सेंटर जो पोलवी में म्यूचुअल एड बिल्डिंग में होता है, और क्लिनिक में जो प्राइवेट क्लिनिक होता है वो वहाँ भी पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाइए, उसको फ़ोन करें, सलाह लीजिए कि आप किस देश में जा रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए। वो बताएंगे आपको कौन कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कितने समय से के पहले ये जाने के पहले, कितने समय जाने के पहले से ये टीकाकरण करना है। मैं मेरा ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, जाने के पहले लगभग 3-4 महीने से पहले या उससे अधिक फ़ोन करिए, आप इंफॉर्मेशन ढूंढिए, ले लीजिए कि मैं इस देश में जा रहा हूँ या रही हूँ, तो मुझे कौन सी टीका लगाना चाहिए और क्या क्या उसका ये समय जो है, क्योंकि कुछ टीका एक हफ्ते के बाद काम करते हैं, एक हफ्ते के बाद सही है। कुछ टीका नहीं, कुछ टीका दो डोज होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक टीका नहीं, उसके कंप्लीट दो राउंड होने चाहिए, तब जाकर उसका असर शुरू होता है। तब उसका असर बॉडी को, इम्यूनिटी को मजबूत कर देता है। जैसे हम जाते हैं विदेश, वहाँ पर जो भी हैं जो इस बीमारी के साथ हैं, तो हम इस जगह पर जाते हैं तो हमको पता नहीं है कहाँ ये बीमारी है, कहाँ नहीं है। बिल्कुल। और जो देश हैं जो अंडर डेवलप देश जो हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो बहुत सी ये जैसे हेपेटाइटिस ए बी बोला है, ये बहुत होता है, जो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सैनिटेशन ये सब, तो हम होटल में रहते हैं पर फिर भी हम लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, उनका कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है। तो अगर ये हेपेटाइटिस उसको मिलता है और वो कुछ उसका असर नहीं है, ये भी होता है कि कार्य होते हैं। तो हम देखते हैं लोगों को, वो कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ बड़ बीमारी उसके साथ हैं,
तो ये भी होता है। तो अगर हम इस कांटेक्ट में आते हैं कांटेक्ट में आते हैं तो हमको ये बीमारी हो सकता लगने है, के चांसेस पूरे रहते हैं। बिल्कुल। चांसेस। इसीलिए पहले ये बोलते हैं ना, प्रिकॉशन। जी बिल्कुल, हमें अपने आप को तैयार रखना है कि इस बीमारी से हमें बिल्कुल, अगर कांटेक्ट में आते भी हैं तो वो बीमारी आपको असर नहीं करेगी। और डॉक्टर जी, मान लीजिए मतलब जब बाहर जाते हैं, यूजुअली जब हम टीकाकरण करवाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें भी उम्र होती है कि एक सर्टेन उम्र के मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाना ज़रूरी नहीं है, पर एक सर्टेन एज के बाद लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे में जब छोटे हैं तो उसका कैंपेन जो जैसे रिपोर्ट कार्ड जैसे वो कुछ टीका लगाते हैं, तो इससे वो सब टीका करते हैं जी। उसका इम्यूनिटी होता है इस जो भी बीमारी है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये डिफरेंट हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी जब हम बच्चे थे तो अभी से टिक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब देखते हैं बड़े बड़े लोग में, तो वो कुछ जैसे येलो फीवर है, जैसे हेपेटाइटिस है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहिए। ओके। जो हम बच्चे में वैक्सीनेशन की, जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसे ये बूस्ट करना है। बूस्ट करना है। ये बूस्ट करने से क्या होता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। सही बात। क्योंकि हम जो विदेश जाते हैं तो वहाँ एक्सपोजर है। बिल्कुल। तो इस एक्सपोजर से हमको सावधान रहना है। तो सावधान रहने से क्या, प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर भी जा सकते हो और ये सारी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती है आपको, कब कहाँ पर इसका असर हो जाए ये पता नहीं होता, इसीलिए आपको अपनी तरह से पूरी तैयारी दिखानी है। डॉक्टर जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 के बाद एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया गया था, कैंपेन्स चलाए गए थे टीकाकरण के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था सभी के लिए, क्योंकि एक तरह से हम विश्व भर में एक ऐसे युद्ध से मतलब जूझ रहे थे जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद वैक्सीनेशन पर जो इंसानों का जो विश्वास है वो थोड़ा डामाडोल हुआ, क्योंकि अब वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी लोग बहुत सोचते हैं कि कहीं ये उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर ना पड़े। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड के दौरान लोगों ने टीकों का महत्व समझा, क्योंकि ये कैंपेन जो हुआ वो मॉरिशस में सिर्फ नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में। बिल्कुल। साथ ही कुछ गलत जानकारियों से लोगों उस पर डाउट किया। पर जब हम कोविड वैक्सीन को एक तरह से देखते हैं, वो जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे महिलाओं में उसका पीरियड डिसबैलेंस होता है, जो साइड इफ़ेक्ट किया, इसीलिए ये वो एक घबराहट होती है। हाँ। एक डर होते हैं। तो सही वैज्ञानिक जानकारी पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोविड को देखते हैं तो वैक्सीन एक जैसे कोविड हुआ 3 महीने के बाद वैक्सीन शुरू हो गई थी। तो अगर हम देखते हैं एक वैक्सीन को अच्छी तरह से तैयार करके ये सालों लग जाते हैं, पर हमारे पास वक्त टाइम नहीं था। बिल्कुल। तो इसीलिए कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए। पर ये मेरा सोच है कि अभी, क्योंकि ये वैक्सीन हम जो वैज्ञानिकों डिवेलप करते हैं, बिल्कुल, वो इवोल्यूशन के द्वारा है। बिल्कुल। और कोविड एक ऐसा बीमारी थी कि वो जल्दी इवॉल्व कर रहा था, बहुत ही जल्दी एक स्ट्रेन का वैक्सीन किया, दूसरे स्ट्रेन
हो इवॉल्व गया, हो गया, बिल्कुल evolve हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत लोगों का जान चली गई इसके साथ, क्योंकि एक स्ट्रेन एक देश में था, एक दूसरे देश में दूसरा स्ट्रेन था, और हम टीकाकरण और एक करते बिल्कुल थे। एक तरह तो से देखा जाए तो पैनिक का एक बहुत बड़ा सिचुएशन बना हुआ था। तो ये एक मेली मेलो था, जैसे हम देखते हैं कोविड का, ये एक मेली मेलो था, क्योंकि एक स्ट्रेन का वैक्सीन तैयार हुआ, दूसरे स्ट्रेन आ गया, और दूसरे स्ट्रेन था तैयार होते होते मतलब अब तीसरी या चौथी बार हम लोग को ये असर, तीसरी वेव, चौथी वेव आती गई ऐसे ही। तो इसीलिए लोगों ये टीकाकरण पर विश्वास थोड़ा सा डामाडोल हुआ, बिल्कुल। और डॉक्टर जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल, अभी समय बहुत कम रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है? इस पर बल थोड़ा देते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा संदेश है कि टीकाकरण एक सुरक्षित, प्रभावित और जीवन बचाने का उपाय है। अपने बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को का टीकाकरण समय पर करवाइए। सही जानकारी पर भरोसा कीजिए और अफवाहों से बचाइए, क्योंकि जब हम टिकटॉक देखते हैं, जो गलत अफवाहें हैं उससे हमें बचना है, तो इससे हमें बचना है। तो सही वैज्ञानिकों जो भी प्रोग्राम हैं, जहाँ डॉक्टर आते हैं, कुछ स्पीच करते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं वैज्ञानिकों से। और कई बार ऐसा होता है कि मन में आपके सवाल आए तो सही इंसान से आप वो सवाल पूछें। ऐसा ना हो कि आप जो जानकार व्यक्ति नहीं है, आप उनसे सवाल पूछते हैं और आपको गलत धारणाओं से पाला पड़ता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब कैंपेन्स चलाए जाते हैं या आपके सेंटरों में जब डॉक्टर्स आते हैं, वर्कशॉप्स हैंडल करते हैं, वहाँ पर आप जाकर ये सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं समझती हूँ डॉक्टर उसका सही जवाब आपको दे सकते हैं। तो और एक अंत में मैं बोलना चाहता हूँ जी, एक स्वस्थ मॉरिशस और एक स्वस्थ दुनिया के लिए हम सब मिलकर योगदान दें। बिल्कुल बिल्कुल। टीका लगवाइए, सुरक्षित रहिए। बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर जी आपने। और बिल्कुल, टीका आपके सुरक्षा के लिए बनाया गया है और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आए दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसे टीके बनाने के लिए, जिससे कि हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सके और आने वाले जो बीमारी जो इवॉल्व होती जा रही है दिन ब दिन, उसके लिए हम अपने शरीर को तैयार कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर बसावन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारी तकनीक पर हमारा सहयोग दिया फैज़ान ने, और साथ ही साथ उरूसा और शीतल लोबिन जो हमारी प्रोड्यूसर रही। साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता इस वक्त टीवी और रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और बेशक आने वाले दिनों में ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।